बिहार में मतदान खत्म और अब महाराष्ट्र की सियासत में गर्मी बढ़ गई है। बीएमसी चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है और बीजेपी ने मुंबई में संगठनात्मक फेरबदल कर साफ कर दिया है कि अब उसका फोकस सीधे सत्ता के नगर दरबार यानी बृहन्मुंबई महानगर पालिका पर है। मुंबई की सियासत में कौन किसके साथ, कौन किससे अलग, आइए पूरी तस्वीर दिखाते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार चुनाव के शोर के बीच अब बीजेपी की नजर मुंबई पर है। बीएमसी यानी एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका का चुनाव आने वाला है और बीजेपी ने तैयारी मोड ऑन कर दिया है। मुंबई में बीजेपी ने बड़ा संगठनात्मक फेरबदल करते हुए 4 नए महासचिवों की नियुक्ति की है। राजेश शिरवाडकर, गणेश खापरकर, आचार्य पवन त्रिपाठी और श्वेता पारुलेकर। ये नियुक्तियां मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और विधायक अमित साटम ने की है ताकि पार्टी चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत कर सके। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल ये है बीएमसी चुनाव कब होंगे और किस किस पार्टी की क्या चाल है। बता दें कि अगले साल जनवरी 2026 के आसपास होने वाले इन चुनाव से पहले महाराष्ट्र के राजनीति में नई जोड़ घटाव की कवायद शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव जनवरी 2026 में हो सकते हैं। इस बार तस्वीर दिलचस्प है। एक और महायुति यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी मिलकर मैदान में उतरने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी खेमे में रणनीति उलझी नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी यानी एमयूए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस एकजुट नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस ने तो साफ कर दिया है कि वो अकेले चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। यानी दर्शकों, कांग्रेस का अकेले लड़ने का ऐलान एमयूए में दरार की नई निशानी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस को बीएमसी में 30-35 सीटें मिल सकती है और वो इस बार अपने दम पर प्रदर्शन सुधारना चाहती है। उधर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की चर्चाएं भी तेज है। सूत्र बताते हैं दोनों ठाकरे बंधु इस बार एक साझा रणनीति बना सकते हैं ताकि शिवसेना की विरासत मुंबई में फिर से दिखे। लेकिन शरद पवार की स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। ना वे उद्धव के साथ पूरी तरह है, ना महायुति के साथ जुड़ने को तैयार। यानी मुंबई की सियासत अब कई ध्रुवों में बट रही है। महायुति का फॉर्मूला क्लियर है, बीजेपी, शिंदे प्लस अजित पवार। मगर विपक्ष में समीकरण बन भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी के लिए बीएमसी चुनाव किसी प्रतिष्ठा से कम नहीं है। पिछले 2 दशकों से शिवसेना के कब्जे में रही मुंबई महानगर पालिका को बीजेपी अब अपने बूथ प्रबंधन, संगठन और जनसंपर्क के दम पर जीतना चाहती है। अमित साटम का संगठनात्मक बदलाव उसी मिशन का हिस्सा है। नए महासचिवों को जिम्मेदारी दी गई है कि हर वार्ड में बीजेपी का जनाधार और डिजिटल आउटरीच दोनों मजबूत करे। तो दर्शकों, बीएमसी चुनाव की सियासत सिर्फ वार्डों की नहीं, ये मुंबई की शहरी सत्ता की जंग है। एक तरफ बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है, दूसरी तरफ विपक्ष अपने नए पुराने रिश्ते जोड़ने की कोशिश में है। ऐसे में दर्शकों, 2026 का मुंबई चुनाव यह तय करेगा कि माया नगरी का दिल किसके साथ है, विकास की राजनीति या गठबंधनों की गणित के साथ। ऐसे में मुंबई की सियासत में अब बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। बीजेपी का मिशन बीएमसी और विपक्ष के अंदर समीकरणों का मिशन सेटिंग। देखना होगा 2026 की शुरुआत में कौन करेगा मुंबई पर राजनीतिक राज। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर विवादों के भंवर में है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसने राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ा दिया है। दलवाई न सिर्फ RSS पर हमला बोलते दिखे, बल्कि बिहार चुनाव, कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति और महागठबंधन की राजनीति पर भी कई तीखे सवाल खड़े कर दिए गए। तो दर्शकों, चलिए सीधे बढ़ते हैं हमारी रिपोर्ट की ओर। दर्शकों, बता दें कि राजनीति में शब्दों की धार तलवार से भी तेज मानी जाती है और कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने विपक्ष तो छोड़िए, राजनीति जानकारों के बीच भी हलचल मचा दी है। दलवाई ने कहा है कि जिस तरीके से RSS काम करता है वह उन्हें आतंकवादी संगठन जैसा लगता है और इसकी जांच होनी चाहिए। उनका तर्क साफ था कि अगर किसी संगठन का कामकाज समाज में डर या विभाजन की भावना पैदा करता है तो उसकी जांच लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा है कि जिस ढंग से RSS चलता है तो RSS एक आतंकवादी संगठन है।
ऐसा मेरा साफ कहना है। इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने देश की मौजूदा स्थिति पर बात करते हुए ये भी स्वीकार किया कि मुसलमानों द्वारा कहीं कानून हाथ में लेना भी गलत है। उन्होंने खुद को गांधीवादी बताते हुए कहा, हिंसा किसी भी सूरत में राजनीति का समाधान नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा है कि मुसलमानों ने जो कानून हाथ में लिया वो भी गलत है। मैं गांधीवादी आदमी हूँ, हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ऐसे में दर्शकों, बयानबाजी की ये आंच तभी तक सीमित रहती अगर दलवई सिर्फ आरएसएस पर निशाना साधते, लेकिन उन्होंने बिहार चुनाव के नतीजों पर भी कांग्रेस के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इतने जोरदार कैंपेन के बाद भी पार्टी का प्रदर्शन क्यों धाराशायी हो गया। हुसैन दलवई ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद आत्मचिंतन जरूरी है। इतना प्रचार हुआ फिर भी नतीजे बेहतर क्यों नहीं आए। कहीं न कहीं संगठन बहुत कमजोर हुआ है। दर्शकों, दलवई की ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब कांग्रेस देश भर में अपने संगठन पुनर्गठन की प्रक्रिया से गुजर रही है और यही से ये सवाल उठता है, क्या पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है या यह सिर्फ बदलाव की मांग का शोर है। दर्शकों, महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी दलवई ने एक बड़ा बयान दिया है, जहां कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस मुंबई और महाराष्ट्र में अकेले लड़ सकती है। वही दलवई ने इस संभावना पर पूरी तरह विराम लगाते हुए एकता की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। मेरी राय में हमें गठबंधन में ही रहना चाहिए। अलग अलग लड़ने से समस्याएं और बढ़ेगी। दलवई ने यह भी साफ किया है कि विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत एकजुटता है और अगर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और अन्य सहयोगी दल बिखरे तो बीजेपी इसका सबसे बड़ा लाभ उठाएगी। उन्होंने राजनीतिक मनोविज्ञान पर भी बात करते हुए कहा है कि सत्ता से बाहर रहने वाली पार्टियों के भीतर अक्सर मतभेद जन्म लेते हैं। ऐसे में बीजेपी उन मतभेदों का राजनीतिक फायदा उठाने का पूरा प्रयास करेगी। इसी टिप्पणी को राजनीतिक विश्लेषक विपक्ष को मिली आंतरिक चेतावनी के रूप में देख रहे हैं। बिहार चुनाव पर एक और तीखा तंज इस बार निशाने पर थे आरजेडी और उसका नेतृत्व। हुसैन दलवई ने कहा कि सिर्फ एक ही चेहरे यानी तेजस्वी यादव के भरोसे पर प्रचार करना चुनावी गलती साबित हुआ। दलवई ने परिवारवाद की राजनीति पर खुलकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि एक ही परिवार के जरिए राजनीति करना गलत है। आरजेडी में सिर्फ तेजस्वी ही दिख रहे थे, यही सबसे बड़ी समस्या थी। ऐसे में दर्शकों, दिलचस्प बात यह है कि दलवई के बयान एक तरफ कांग्रेस की आत्मचिंतन की जरूरत बताते हैं तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन को भी अप्रत्यक्ष रूप से आईना दिखाते हैं। उनकी टिप्पणी में प्रशासनिक, वैचारिक और राजनीतिक सभी मुद्दे एक साथ मिश्रित दिखे और यही वजह है कि ये बयान काफी चर्चा में है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या हुसैन दलवई के बयान कांग्रेस के लिए नई रणनीतिक बहस खुलते हैं या फिर ये पार्टी के भीतर बढ़ती बेचैनी का संकेत है। और सबसे अहम, क्या विपक्ष वास्तव में 2024 के चुनावी समर से पहले एकजुट हो पाएगा। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीति तय करेंगे। हुसैन दलवई के विवादित बयान ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। आरएसएस पर सीधे निशाने से लेकर विपक्षी गठबंधन की भविष्यवाणी तक उनकी टिप्पणियों ने एक नई बहस शुरू कर दी है। फिलहाल राजनीतिक गर्मी बढ़ चुकी है और इसका असर आने वाले महीनों में जरूर दिखाई देगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने महागठबंधन को बड़ा झटका दिया है और हार के बाद सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है आरजेडी के भीतर। दर्शकों, बता दें कि सोमवार को राबड़ी आवास के बाहर पार्टी समर्थकों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया और निशाने पर रहे तेजस्वी यादव के खास सलाहकार और राज्यसभा सांसद संजय यादव। क्या है इस नाराजगी की वजह, कौन है इस पूरे बवाल का असली किरदार और हार के बाद आरजेडी के भीतर क्या उफान मचा हुआ है, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दर्शकों, बता दें कि बिहार की राजनीति में सोमवार का दिन बिल्कुल अलग और बेहद उथल पुथल वाला रहा। राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर जुटी ये भीड़ सिर्फ नाराज नहीं बल्कि फट चुकी है और इस फटने का सीधा निशाना आरजेडी के बेहद करीबी तेजस्वी के रणनीतिकार, सलाहकार और राज्यसभा सांसद संजय यादव बने। बता दें कि भीड़ के गले से एक ही आवाज, संजय यादव मुर्दाबाद, बिहार छोड़ो, हरियाणा वापस जाओ। और दर्शकों, इस गुस्से की वजह भी उतनी ही साफ है। 2025 की चुनावी लड़ाई में आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई, जबकि 2020 में पार्टी थी 75 सीटों पर। उस वक्त राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। सीधे तौर पर 50 सीटों का नुकसान, नींव हिलाने वाला झटका जिसने महागठबंधन का पूरा गणित ही बिगाड़ दिया। ऐसे में हमारी हार के जिम्मेदार सिर्फ एक आदमी है,
संजय यादव बिहार की राजनीति को हरियाणा से चलाने की कोशिश होगी तो यही होगा। दर्शकों, हार का दुख तो था ही, लेकिन उससे बड़ा था चुभन का सवाल। क्या गलतियों का बोझ किसी एक रणनीतिकार के सिर पर डाल दिया गया, या वाकई लालू परिवार के भीतर ही पहले से चल रही खींचतान अब सड़क पर फूट पड़ी। बता दें कि राबड़ी आवास के ठीक बाहर से खबर आई, जहां कई घंटे से समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि ये गुस्सा सिर्फ हार का नहीं, बल्कि संजय यादव की पार्टी में बढ़ती इनसाइडर पावर से जुड़ा बताया जा रहा है। सोमवार के विरोध ने साफ कर दिया है कि आरजेडी के अंदर एक बड़ा उबाल है, जो शायद आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। ऐसे में दर्शकों, दरअसल ठीक इसी बवाल से पहले तेजस्वी यादव के आवास पर चुनावी हार की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, संजय यादव और कोर टीम के कई नेता भी मौजूद थे। यही तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया, लेकिन बैठक खत्म होते ही स्थिति बदल गई और आवास के बाहर खड़ा समर्थकों का हुजूम सीधे नाम लेकर संजय यादव पर फट पड़ा। दर्शकों, बता दें कि 2020 में पार्टी सबसे बड़ी बनकर आई थी। इतनी बड़ी हार कैसे हो गई? यह रणनीति की गलती है और इसके लिए जिम्मेदार संजय यादव है। तो वही दिलचस्प बात यह है कि विरोध सिर्फ समर्थकों तक सीमित नहीं, लालू परिवार के अंदर भी संजय यादव को लेकर नाराजगी कोई छिपी बात नहीं है। तेज प्रताप यादव उन्हें पहले ही जयचंद कह चुके हैं। रोहिणी आचार्य ने भी बिना नाम लिए कहा था, जो चाणक्य बना था, हार की जिम्मेदारी उसी को लेनी चाहिए। ऐसे में दर्शकों, ये सिर्फ चुनावी हार नहीं, यह नेतृत्व और सलाहकार मंडली पर उठे सवाल है। आरजेडी को अब ये तय करना होगा कि दोषारोपण में उलझना है या अगले 5 साल की रणनीति तय करनी है। ऐसे में दिन ढलते ढलते समर्थकों का गुस्सा शांत तो हुआ, लेकिन जो सवाल खड़े हुए हैं वे लंबे समय तक पार्टी का पीछा नहीं छोड़ने वाले। एक तरफ नेतृत्व परिवर्तन की मांग, तो दूसरी तरफ रणनीति की समीक्षा। आरजेडी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है भीतर की खाई को पाटना। ऐसे में दर्शकों, आरजेडी के लिए ये सिर्फ एक चुनावी झटका नहीं, बल्कि संगठनात्मक संकट का संकेत है। गुस्सा कहां तक जाएगा और इसका असर पार्टी की राजनीति पर क्या होगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ऐसे में दर्शकों, गुस्सा, आरोप और जिम्मेदारी। बिहार में चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन राजनीतिक गर्मी अभी भी बाकी है। क्या आरजेडी इस हार से सीख लेकर खुद को नए सिरे से खड़ा करेगी, या भीतर का असंतोष और गहरा जाएगा? तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। बिहार फतह के बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीखा और प्रहारक संबोधन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर सीधा हमला, छठी मैया के सम्मान से लेकर बिहार की पहचान तक, पीएम का पूरा भाषण चुनावी जीत को अगले राजनीतिक अध्याय की दिशा में सेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो दर्शकों, चलिए ले चलते हैं आपको दिल्ली बीजेपी मुख्यालय, जहां बीजेपी समर्थकों के बीच प्रधानमंत्री ने जीत के बाद अपना बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। बता दें कि दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से शुक्रवार शाम का माहौल, जीत का जोश, ड्रम ढोल की आवाजें और बिहार फतह के बाद कार्यकर्ताओं में असीम उत्साह। सभी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आए और बिहार में मिली इस प्रचंड जीत को जनता का आशीर्वाद बताया। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष, खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर सीधा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा है कि छठी मैया का अपमान करने वालों की हेकड़ी तो देखिए, इन लोगों ने माफी तक नहीं मांगी, बिहार की जनता इसे कभी नहीं भूलने वाली है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बिहार की संस्कृति, परंपराओं और पहचान को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा है कि दशकों तक देश पर राज करने वालों ने बिहार की छवि गिराई, उसकी सांस्कृतिक धरोहर को कभी सम्मान नहीं दिया। पीएम ने कहा है कि उनकी सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल करने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रही है, ताकि पूरी दुनिया बिहार की इस अनूठी सांस्कृतिक परंपरा से परिचित हो सके। इसके साथ ही पीएम ने यह भी कहा है कि बिहार का सम्मान ही हमारी प्राथमिकता है। छठ को वैश्विक पहचान दिलाने का लक्ष्य है, ताकि दुनिया इस परंपरा को जाने, समझे और अपनाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में राजनीतिक विजय की पूरी टाइमलाइन भी रखी। उन्होंने कहा है कि पिछले साल देश की जनता ने एनडीए को लगातार तीसरी बार जनादेश देकर इतिहास रच दिया। उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की और अब बिहार, जहां ग्रामीण इलाकों में अभूतपूर्व समर्थन मिला। उन्होंने कहा है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह बिहार ने भी हमें भारी बहुमत दिया। ये राष्ट्र के विश्वास और लोगों के आशीर्वाद का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिहार की चुनावी प्रक्रिया को समर्पित किया। उन्होंने कहा है कि बिहार में कभी चुनाव का मतलब होता था पुनर्मतदान, लाठियां, बूथ कैप्चरिंग और हिंसा। उन्होंने याद दिलाया कि 1995 में
1500 से अधिक बूथों पर दोबारा मतदान हुआ था, लेकिन इस बार दोनों चरणों की वोटिंग में एक भी बूथ पर रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी, जिसे उन्होंने जंगल राज के अंत और सुधरे हुए सिस्टम का परिणाम बताया। मोदी ने यह भी कहा है कि इस बार बिहार के चुनाव में एक भी जगह पुनर्मतदान नहीं हुआ। ये बदलाव जंगल राज खत्म होने के बाद आया है। ऐसे में दर्शकों, पीएम मोदी के बयान न केवल जीत का जश्न थे, बल्कि विपक्ष के लिए एक साफ राजनीतिक संदेश भी। एक तरफ सांस्कृतिक सम्मान, छठ और बिहार की पहचान की बात, दूसरी तरफ प्रशासनिक सुधार, शांतिपूर्ण चुनाव को उदाहरण के रूप में पेश किया गया, और तीसरी तरफ विपक्ष पर हमला, विशेषकर उन बयानों पर जो छठ महापर्व से जुड़े विवाद के केंद्र में रहे। यह भाषण चुनावी जीत के बाद एक तरह से मोमेंटम सेट करता दिखा। आने वाले महीनों में होने वाले अन्य राज्यों के चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा, ऐसा बीजेपी मानती है। ऐसे में दर्शकों, बिहार की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन चुनावी राजनीति से आगे बढ़कर एक सांस्कृतिक और भावनात्मक संदेश भी समेटे था। छठ बिहार की पहचान और विपक्ष की कथित गलतियों पर सीधा हमला। अब नजरें इस बात पर होगी कि आने वाले महीनों में बीजेपी इस जीत को किस तरह अपने राष्ट्रीय एजेंडे में बदलती है। फिलहाल दर्शकों, इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।